मैं दिगेंद्र वशिष्ठ एडवोकेट वशिष्ठ लॉ क्लासेस की ओर से आपका स्वागत करता हूं। अच्छा, इससे पहले मैं आपसे स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स कुछ कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको जितने भी वीडियोस मेरे आएंगे वो सबसे पहले मिलते रहेंगे। और देखिए, जो वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं उन सारे वीडियोस से आपको सिविल जज और एडीपीओ दोनों के एग्जाम्स में बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो इसलिए स्टूडेंट्स प्लीज़ वशिष्ठ लॉ क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और देखिए, एक चीज़ और मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि वशिष्ठ लॉ क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस 10 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी हैं। लगभग 10 दिन हो चुके हैं, अभी 10-11 दिन। तो स्टूडेंट्स, अभी कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट ही चल रहा है क्लासेस में। तो अभी जो आगे स्टूडेंट्स यदि क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए, उनको अभी इसी 2 बैचेस हैं एक्चुअली। सिविल जज का अलग है और एडीपीओ का अलग है, सेपरेट बैचेस मैंने बनाए हैं। तो उनमें देखिए, उनमें उनकी एंट्री हो जाएगी और जो उनका छूटा हुआ पार्ट जो छूट चुका है उनका, तो वो देखिए, वो एक तो वो वीडियोस से कवर कर सकते हैं, यूट्यूब के वीडियो से जो अभी मैं अपलोड कर ही रहा हूँ देखिए रेगुलरली। और उसके अलावा भी एक रिकवरी बैच रहेगा, जिसमें कि जिसका जो पोर्शन छूट चुका है वो कवर करा दिया जाएगा। और करंट में तो देखिए, मैं उन्हें एडमिशन दे ही रहा हूँ करंट बैच में, तो इस तरीके से उनका भी रेगुलर स्टडी हो जाएगी। 19 देखिए क्या है, 19 से पहले हम पढ़ते स्वतंत्र अधिकार, मतलब ये हमारे देखिए स्वतंत्रता के अधिकार है, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में देखिए हमारे अब ये कहाँ से कहाँ तक फिर आ जाते हैं। देखिए, समता के अधिकार कहाँ से कहाँ तक थे, 14 से लेकर 18 तक थे, 14, 15, 16, 17, 18। अब 19 हमने क्या करा, स्वतंत्र अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार हमारे कहाँ से कहाँ तक है, देखिए आप लोग पेजेस टर्न करिए अपने। 19, 20, 21 एंड 22 ये हमारे मिलेंगे आपको स्वतंत्रता के अधिकार। तो इसी के आगे पेन से लिख लीजिए आर्टिकल 19 to 22। ओके, इसी तरीके से पूछा गया था प्रश्न और आपको ये नंबर ही बताना है। अब उसके बाद 19 हम पढ़ेंगे। 19 क्या देखिए, बाघ स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण सभी नागरिकों को, नागरिक अंडरलाइन कर लीजिए, सभी नागरिकों को बाघ स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाली बात है, देखिए कोई कुछ भी बोल लेता है, ठीक, कुछ भी एक्सप्रेशन कर लेता है, तो ये वाली बात अभी इसमें लिखिए। इसमें कुछ लगाम भी लगी है, कुछ रेस्ट्रिक्शन है, वो 19(2) से शुरू होते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखिए, ये अभी हम पढ़ रहे हैं 19(1) क क्या है, देखिए बाघ स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का। ख क्या है, देखिए शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का। ग क्या है, संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने का। घ क्या है, देखिए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, मतलब कहीं पे भी घूमने फिरने का राइट है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाए, कहीं पे भी अपन रह सकते हैं। तो इसके बाद देखिए, ये चीजें आप एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, आपको एक ही बार में ध्यान हो जाएगी। क्या, क कुछ भी बोलने का और एक्सप्रेस करने का, ठीक है। शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, आम साथ में नहीं होना चाहिए, आपका शांतिपूर्वक आप सम्मेलन करो तो कर सकते हो। फिर तीसरा देखिए क्या है, संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने का। फिर चौथा क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, कहीं पे भी घूमने फिरने अपन जाते हैं ना, गर्मी की छुट्टियों में, ठंडों की छुट्टियों में जब भी आप जाते हो तो आप किस आधार पर जाते हो, आपको कोई रोकता क्यों नहीं है अपने इंडिया में? इसलिए रोकता क्योंकि आपका आर्टिकल 19(1) का जो डी है, 19(1) का डी, ये आपको ये अधिकार प्रदान करता है, ये आपकी स्वतंत्रता है कि आप कहीं पे भी घूमने फिरने जा सकते हो भारत के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए एक आता है आपका 19(1) का हाँ के बाद देखिए च था, उसमें 3 स्टार लगे होंगे। उसके बाद जो जगह छुटी हुई है, वो जगह छुटी है ना, व्हाइट कलर जो पेजेस छूटा हुआ आपके लिए ही छूटा हुआ है, उसमें आप नोट कर लीजिए बढ़िया पेन से, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। ध्यान रखिए, उसमें नोट करिए कि ये जो है पहले संपत्ति का अधिकार था। अब देखिए जो रिपील हो गया हम उसको भी पढ़ रहे हैं, बाकी देखिए हम जो आगे जो भी आएंगे रिपील वालों को हम छोड़ देंगे, लेकिन चूंकि इससे क्वेश्चन आया था तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल 19(1) च जो है संपत्ति का अधिकार, ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, ध्यान रखिए, ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 में हुआ था, 4 और 4 8, 1978, ठीक है। ये यहाँ से हटाकर आर्टिकल 300A में, आप पेजेस टर्न करेंगे आप तो आप देख लेंगे, आपको पीछे 300A मिलेगा।
उस 300A में संपत्ति का अधिकार, देखिए लिखा है इसमें संपत्ति का अधिकार, ये यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो ये ध्यान रखिए, ये 19(1) से कहाँ जोड़ा गया है, ये इंटरव्यू का प्रश्न है और आपका प्री में भी ये प्रश्न आ चुका है। आगे देखिए क्या है, 6 कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा, मतलब बिजनेस करने का राइट होगा आपके लिए। कहीं पे भी आप कुछ भी जो बिजनेस आप चाहते हैं वो बिजनेस आप कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद देखिए क्या लिखा है। अब ये हमारी बात आती है, देखिए क्लॉज इसके 2 में कि क्लॉज 1 के जो उपखंड क की कोई बात है, ठीक, उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं रहेगा। इसका मतलब देखिए क्या है, ये आपने पढ़ लिया एक बार। इसका मतलब ये है कि देखिए आपको जो 19(1) में बोला गया है, ठीक है, उस पर लगाम जो लगाई गई, रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, वो आपको 19(2) में लगाया गया है। ये देखिए आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आप कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। आपको उस पर लगाम लगी है, क्या लगी है कि राज्य की पहले तो भारत की प्रभुता और अखंडता आपकी, ठीक है, ये इसको ध्यान रखना है आपको कि इंडिया की जो आप देखिए इसमें नथिंग इन द सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ सो फार एज इन सच एज, देखिए ये पूरा आपको मिलेगा। इसमें देखिए सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए आप, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। और द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, राज्य की आपकी जो सुरक्षा है उस पर भी नहीं, ठीक है। फ्रेंडली रिलेशंस जो है हमारे फॉरेन स्टेट्स के साथ में, ये नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हो, हमारे फॉरेन जो स्टेट्स के साथ रिलेशन है उस पर अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट में आप कोर्ट में खड़े हैं और कुछ भी बोल रहे हैं, साहब हमें तो राइट है कुछ भी बोलने का, तो ऐसा नहीं है, हाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगी, आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो 19(2) जो है वो रेस्ट्रिक्शन है हमारे 19(1) पर, ऐसे 19(1) पर जो रेस्ट्रिक्शन है वो 19(3) के अंतर्गत दी गई। देखिए लोक व्यवस्था के हितों में 19(3) में क्या है, देखिए 19(3) में ये लिखा है कि ख की कोई बात मीन शांतिपूर्ण निराधिक सम्मेलन का, ठीक है, उक्त बाद दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, वही चीज आएगी आपकी सॉवरेंटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, ध्यान रखिए। लोक व्यवस्था के हितों में युक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी, ध्यान रखिए, ठीक है। कि जहां पर आवश्यक है वहां पर आर्म्स के साथ में भी, जैसे सेना आपके जब इमरजेंसी लग जाती है या जहां पर कोई ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो जाती हैं तो वहां पर भी सेना पूरे शहर में शांति व्यवस्था, लोक व्यवस्था के हितों के लिए रहती है तैनात। तो ध्यान रखिए कि ये हमारा 19(3) है। 19(4) देखिए क्या है, उक्त खंड के उपखंड ग की कोई बात, ये भी इसी तरह दी है, देखिए भारत की प्रभुता और अखंडता। 5 में भी देखिए वही चीज मिलेगी आपको, ठीक है। ये चीजें आप जो है जब आप देखेंगे, जैसे 5 थोड़ा सा देख लीजिए, 5 में क्या लिखा है, देखिए घ और ऋण की कोई बात, मतलब घ मतलब कहीं पे भी घूमने फिरने की और ऋण मतलब आपके कोई भी बिजनेस करने की। तो देखिए ये वाली जो बात है ये SC एंड ST के जो ST के ओनली, SC नहीं है इसमें, देखिए इसमें लिखा है कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, अंडरलाइन कर लीजिए, ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, देखिए जो एरिया शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रहते हैं, ट्राइबल एरिया जो गवर्नमेंट द्वारा फिक्स रहते हैं, देखिए तो वो जो मतलब उसको निर्धारित कर दिए जाते हैं ट्राइबल एरियाज, तो वहां देखिए स्पष्ट लिखा रहता है कि यहाँ जाना मना है, ठीक, क्योंकि वो वहाँ आदिवासी लोग हैं, भील वगैरह लोग हैं, बाई चांस कुछ हो जाए तो फिर आप मतलब फिर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। उन्होंने पहले ही देखिए लिख रखा है, डिस्क्लेमर लगा चुका है, देखिए बोर्ड लगा चुके हैं इस एरिया में जाना प्रतिबंधित क्षेत्र है। तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो वो आर्टिकल 19(1) घ बोलता है कि आप कहीं पर भी घूम फिर सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो, तो ये चीज़ नहीं है, उस पर रेस्ट्रिक्शन है 19(5) में। 19(6) देखिए क्या है, 19(6) में व्यापार करने की हमारे लिए छूट है, कहीं पर भी हम
कोई सा भी बिजनेस कर सकते हैं अपने आजीविका के लिए। तो ये 6 जो है, अब इसमें ये लिखा है, देखिए जब आप 6 पूरा पढ़ोगे तो इसमें लिखा मिलेगा आपको कि देखिए इसके 6 का भी जो क्लॉज 1 लिखा है, देखिए इसमें क्या लिखा है, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के लिए आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी अर्हताओं से, बस इतना ही आप ध्यान रखिए। मतलब जैसे आपको व्यापार करने की छूट है किसी भी प्रकार का, लेकिन ये नहीं कि आप बोलोगे नहीं हमें तो छूट है तो इसमें लाइसेंस भी नहीं ले। अरे जो आपके नियम है शासन के, वो तकनीकी अर्हता, टेक्निकल जो आपके उसकी रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगी। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना है, गुमास्ता का लाइसेंस लेना, ये सारी चीज़ें जो है ये सब इन्हीं चीज़ों में आती है कि राज्य कोई नियम बनाएगा व्यापार करने के तो उनको आपको फॉलो करना होगा। तो 19 में मिलेगा आपका। अब आइए आर्टिकल 20 पर, ठीक है। आर्टिकल 20 क्या है, देखिए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मींस प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो ये ध्यान रखिए, बहुत अच्छा आर्टिकल है, जैसा हमने आर्टिकल अभी बीच में पढ़ा था एक बहुत अच्छा। अब वैसे तो देखिए सारे आर्टिकल शुरू के सभी अच्छे हैं, लेकिन आर्टिकल 13 बहुत अच्छा है इसमें, देखिए, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 14 से भी क्वेश्चन आए हैं, आर्टिकल 15, 16 से भी आए, 17, 18 से भी आए, 19 से भी, सभी अच्छे। मैंने वही कहा, देखिए एग्जाम में इन सभी से पूछा गया है बार बार, इसलिए इसमें देखिए थोड़ा टाइम लगेगा, मैं थोड़ा टाइम भी दूंगा, उतनी स्पीड नहीं चलेंगे अपन कि जितना जरूरी है उतना तो मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 20 देखिएगा, 20 भी उसी तरह इंपॉर्टेंट है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण क्या है, देखिए जो कोई व्यक्ति, अंडरलाइन कर लीजिए, व्यक्तियों के लिए है, किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रदत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। या अभी या वाली बात हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका मतलब समझ जाइए कि देखिए उसको तब तक कन्विक्टेड नहीं ठहराया जाएगा, उसके लिए आरोपी नहीं बनाया जाएगा यदि उसने कोई उस कार्य को करते समय किसी लॉ में लिखा ही नहीं है कि ऐसा कार्य अपराध की श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो फिर उसको कैसे सिद्ध दोष ठहराया जाएगा, ठीक है। मतलब कोई कार्य जो है किसी कानून में लिखा तो हो कि ये कार्य अपराध है, बस तो उसी के आधार पर फिर उसे सजा मिलेगी, लेकिन जब नहीं है कोई ऐसा कार्य अपराध की श्रेणी में तो उसे सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा। आगे देखिए, या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रबंध विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। अब देखिए क्या है, उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा। जितनी पेनाल्टी उस एक्ट में उस अपराध के लिए फिक्स है उससे ज्यादा का वो भागी नहीं होगा। ये है हमारा 20(1). तो 20(1) क्या है, 20(1) को हम कहते हैं कार्योत्तर विधि से संरक्षण का नियम। कार्योत्तर विधि से संरक्षण, ये ध्यान रखिए, इसको हम कहेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो ध्यान रखिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। तो ध्यान रखिए ये हमारा 20(1) कार्योत्तर विधि से संरक्षण है, ऐसा कोई कार्य ही नहीं है, ठीक है, जो अपराध की श्रेणी में, तो कैसे उसे दंडित किया जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखिए। तो कार्योत्तर विधि से संरक्षण हमारा 20(1) में है, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम 20(2). किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिए, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अब एक बार चोरी की सजा बेचारे को मिल गई, ठीक है, तो अब ये नहीं कि वो उसी घटना के लिए, उसी घटना दिनांक के लिए, उस दिन जिस दिन चोरी की थी उसी के लिए पुलिस वाले दोबारा जाएं कि भैया तुमने चोरी की थी चलो दोबारा पकड़, तो ऐसा नहीं है। एक ही अपराध के लिए उसको बार बार दंडित अभियोजित भी नहीं किया जाएगा। ये हमारा दोहरे दंड से संरक्षण का सिद्धांत है। तो दोहरे दंड से संरक्षण किस आर्टिकल में मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 20(2) में, ठीक है। इसको कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। ओके, तो डबल जियोपार्डी जो है ये हमें मिलेगा, डबल जियोपार्डी से संरक्षण ये हमें मिलेगा 20(2) में। इसे नोट कर लीजिए, बार बार रिपीट कर रहा हूं, कई बार एग्जाम्स में यही पूछा गया है, ठीक है। अब एक चीज आप और नोट कर लीजिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इसमें कि ये डबल जियोपार्डी वाली बात है, दोहरे दंड से संरक्षण, ये प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, ये कहाँ कहाँ और है, तो ये आपको मिलेगा CRPC में
सेक्शन 300, राइट। सेक्शन 300 में आपको मिलेगा डबल जीओपार्डी वाली बात, और दूसरा मिलेगा आपको आईपीसी में, थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते लेकिन है, वो है आर्टिकल सेक्शन 71 में। तो सेक्शन 71 ऑफ द आईपीसी और सीआरपीसी का सेक्शन 300 और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 क्लॉज 2, 20 क्लॉज 2। ये ध्यान रखिए, अच्छे से याद रख लीजिए, तीनों को कोई ना कोई से पूछ लिया जाता है या तीनों पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में, तो तीनों पूछेंगे आपसे। देखिए तो ये तीनों हमें याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। अब ये हमारा आर्टिकल 20(2) भी कंप्लीट हुआ। अब देखिए 20(3) देखिए 20(3) आपका होगा, देखिए किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मीन्स देखिए क्या है, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड, विवश नहीं किया जाएगा उसे, टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, खुद ही के खिलाफ, मतलब उसने कोई अपराध किया और उससे बोला तुम उसे स्वीकारो, उसे विवश नहीं किया जा सकता। इसको हम कहते हैं आत्म अभिशंसन से संरक्षण, मीन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। तो ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाली बात है, ये आपकी बात है आर्टिकल 20(3) में। तो ये नोट करके चलिए, ये तीनों सिद्धांत जो है हमारे, तीनों नियम बहुत बार एग्जाम में है, 21, 22, 23, ठीक है। आत्म अभिशंसन से संरक्षण 20(3). अब आते हैं हम देखिए आर्टिकल 21 पर। अब देखिए आर्टिकल 21 जो है देखा जाए तो आर्टिकल 21 बहुत बड़ा है, इसमें इतने सारे केसेस डिसाइड हुए हैं कि यदि आप आर्टिकल 21 के केसेस ही अगर स्टडी करोगे ना तो आपकी एक क्या 2 वीडियो भी कम पड़ेगी आर्टिकल 21 पर, ठीक। तो चूंकि अब शॉर्ट में मुझे थोड़ा सा बताना है तो अब वो आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए आर्टिकल 21 में। अब देखिए पढ़ते हैं पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लें कैसा क्या लिखा है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, मीन्स देखिए क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो हमें समझ में आ रहा है कुछ हेडिंग से। देखिए क्या है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, इसका मीनिंग समझिए। मतलब विधि की स्थापित प्रक्रिया क्या है, जैसे आईपीसी है अपना, सीआरपीसी है, ठीक है, विधि की स्थापित प्रक्रिया है। अब बोल रहे हैं अपन के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का, हमारे देह की स्वतंत्रता है हमारे लिए तो कि भाई आप इसको यानी कि कोई भी प्राण हमारे नहीं छीन सकता है ना। ये इस तरीके से ये आपका आर्टिकल 21 है, दैहिक हमारे देह की स्वतंत्रता है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा आपको प्राणों से आपके। कैसे, आपने भाई किसी का हत्या कर दी है, डकैती कर ली है, डकैती के साथ हत्या कर ली है और भी ऐसे कोई अपराध कर लिए हैं, तो फिर आपके प्राण भी, जो आपको मृत्युदंड दिया जाता है ना, तो मृत्यु आपके प्राण छीन लिए जाएंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब आर्टिकल 21 तो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, नहीं, आपको उसमें ये भी तो लिखा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा। मतलब आईपीसी और सीआईपीसी और भी दूसरे एक्ट है जिनके अंतर्गत मृत्युदंड है, तो उनके आधार पर आपके प्राण भी लिए जा सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि ये इसमें स्पेसिफिक लिखा है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अभी जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये किस देश के संविधान से ली गई है, तो इसे नोट कर लीजिए आप, ये हमारे जापान से लिया गया है सेंटेंस, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ओके, और उसके बाद देखिए हम इसमें कुछ केसेस नोट कर लें, 2-4 केसेस मैं आपको लिखवा दूंगा। अब चूंकि देखिए बहुत सारे लिखवाऊंगा तो हमारा टाइम ही हो जाएगा ज़्यादा इसमें, तो स्टूडेंट्स आप इसमें नोट करिए कुछ केसेस। देखिए एक पहला केस है आपका हथकड़ी लगाने से संरक्षण, देखिए हैंड कफिंग से भी संरक्षण, हथकड़ी मतलब नहीं लगाई जाए, उसके लिए देखिए केस है आपका प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली प्रशासन, प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। एक केस नोट करिए आपका एकांतता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ये भी हमारे आर्टिकल 21 में डिसाइड हुआ था। राइट टू प्राइवेसी आपका केस हुआ था गोविंद वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य, तो गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये राइट टू प्राइवेसी हमें ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक केस डिसाइड हुआ था पहले कि देखिए जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है, ठीक है। तो जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है, ये आपका केस था, पी रति नाम वाला केस था, पी रति नाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट। तो उस केस में ये था
कि आपको जीने का अधिकार है तो मरने का भी अधिकार है। ओके, लेकिन एक केस था जिसमें जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ये डिसाइड हुआ था हमारा ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में डिसाइड हुआ था कि आपको जीने का तो अधिकार है लेकिन मरने का अधिकार नहीं है। ओके, तो अब ध्यान रखिए आप कि ये हमारे आर्टिकल 21 की कुछ केसेस हैं। एक केस और देखिए हमारा राइट टू एजुकेशन जो जुड़ा उससे, देखिए आर्टिकल 21A बाद में उसी के केस के बाद जोड़ा गया और वो केस था हमारा देखिए उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये उन्नी कृष्णन वाला जो केस था उसके बाद देखिए शिक्षा का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया गया एज एन आर्टिकल 21A। तो हम 21A पढ़ते हैं। देखिए 21A क्या है? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ये देखिए क्या लिखा है इसमें, राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष, तो 6 से 14 नोट कर लीजिए, की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे वो बंद करेगा। मतलब राज्य की ड्यूटी कर दी इन्होंने, ठीक है, क्या अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का, किसको? 6 से 14 वर्ष वाले बालकों के लिए। ये कंडीशन ध्यान रखिए। अब एक चीज नोट कर लीजिए आप यहीं पर कहीं शॉर्ट में कि आर्टिकल 21A कब जोड़ा गया। तो आर्टिकल 21A जोड़ा गया हमारा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 द्वारा, ठीक है, 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। केस का नाम भी आपको पता चल चुका है, कौन से केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था? उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य। उस केस के बाद ही आर्टिकल 21A जोड़ा गया। ओके, इसके बाद हम आते हैं देखिए आर्टिकल 22 पर। अब आर्टिकल 22 क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, मींस प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ये भी अच्छा है, इससे भी एग्जाम में आया है, काफ़ी बार आया है इसमें भी, ठीक है। हम पढ़ लेते हैं 22 से क्या है? किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। पढ़ लिया हमने। अब उसके बाद समझिए इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग देखिए, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। उसको इन्फॉर्म तो देना पड़ेगा, देखिए उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जिसे हम डिटेन कर रहे हैं, उसे अरेस्ट कर रहे हैं, तो उसके गिरफ्तारी के कारण बताना पड़ेंगे कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, क्यों डिटेन किया जा रहा है, ठीक है। एज सुन एज मे बी ऑफ द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट नॉर शैल ही बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। ध्यान रखिए ये भी, ऑफ हिज चॉइस, लीगल प्रैक्टिशनर। ये सब चीजें अच्छी इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन करते जाइए। तो उसको देखिए पहले तो रीजन हमें बताना पड़ेगा, पुलिस वाले जो गिरफ्तार करेंगे उन्हें बताना पड़ेगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों आपको डिटेन किया जा रहा है। ओके, अच्छा, उसके बाद अब उसमें लिखा है कि परामर्श भी किससे? तो पसंद के विधि व्यवसायी मतलब एडवोकेट से, उसको जिससे उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, जिससे उसकी दोस्ती हो, जो भी वॉटेवर, तो वो उनको कंसल्ट कर सकता है, अपना डिफेंस भी रख सकता है, ठीक है। तो ये राइट हमें कहाँ दिया गया? 22(1) में, 22(1) में। ध्यान रखिए 22(2) क्या है, 22(2) क्या है? 22(2) प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के समय को छोड़कर, अंडरलाइन करते जाइए इसे, मतलब मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा का समय, मतलब अब बाई चांस देखिए 2 घंटे लग गए कोर्ट तक पहुंचने में, किसी ऐसी जगह जहां से थोड़ा दूर है 3 घंटे लग गए, तो उतने समय को आपको एक्सक्लूड करके, उसको छोड़कर, ठीक है, उसको छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना। बस ध्यान रखिए कि 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन नहीं रख सकते, इसका मतलब निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे पेश किया जाएगा। और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, ठीक है। जब मजिस्ट्रेट बोलेंगे कि इसे और डिटेन कर लीजिए तो फिर वो कर सकते हैं, इसे रिमांड पर लेते हैं ना जैसे, तो वो चीज़ वही है। यदि उन्होंने बोला, पुलिस ने बोला सर हमें इससे थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना है, इसे और पूछताछ करनी है हमें, तो वो फिर रिमांड के लिए और ज़्यादा फिर बोल सकते, उसे डिटेन कर सकते हैं, ठीक है, यदि मजिस्ट्रेट ऑर्डर करे
तो अब देखिए हमें ये ध्यान रखना है कि 24 घंटे वाली बात कहाँ दी गई है। तो एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखिए, ऑप्शन में आएगा आपका 24 घंटे से आपका लिखा रहेगा, आप समझ जाना। देखिए क्या एक चीज़ और मैं बताऊँ, आप जब भी आपका सिविल जज और ADPO का प्री एग्जाम देंगे आप, तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 35-40 सेकेंड मिलते हैं देखा जाए तो, तब आप पूरे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हो। अब 35-40 सेकेंड में हम पूरा प्रश्न अच्छे से ही समझने में लगा देंगे तो हमारा पूरा टाइम उसी में निकल जाएगा, फिर हम आंसर कैसे क्लिक करेंगे। तो मान के चलिए आपको क्वेश्चन भी अच्छी स्पीडली पढ़ना है और आंसर भी अच्छे से क्लिक हो जाना चाहिए, तो आप उसमें 24 घंटे डिटेन करने वाली बात और कब निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना है, ये थोड़ा सा आप समझ जाओ प्रश्न से, तो आप फट से क्लिक उस पर टिक करना, किस पे, 22/2 पर। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में क्या होगा देखिए 22/1, 22/2, 22/3, 22/4। अभी 24 घंटे वाली बात कहाँ दी गई है, तो हमें याद रखने के लिए कैसे हम करेंगे। देखिए 24 घंटे वाली बात पूछ रहे हैं, वो 24 घंटे बोल रहे हैं, तो ऑप्शन में लिखा है 22/2, लिखा 22/2, 22 और 2 को हम ऐड करेंगे तो 24 ही तो आएगा। तो इस तरह से हम जो 22/2 वाला जो नंबर जो है वो ध्यान रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हर आर्टिकल में, हर सेक्शन में कहीं पे भी ट्रिक नहीं बन सकती, पर जहां बन सकती है एज मैक्स एज पॉसिबल मैं आपको बताऊंगा, और जो प्रश्न पूछे गए एग्जाम में उनसे रिलेटेड मैं आपको ट्रिक्स देता रहूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा आसानी रहे उसे रिकॉल करने में एग्जाम हॉल में। यादें तो बेहतर है देखिए, लेकिन यदि नहीं है तो उसी के लिए 22/2 ट्रिक है। 22 और 2 24, और ये 24 घंटे वाली वहां दी गई है। 22/3 देखिए क्या है, खंड 1 और 2 की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो तत्समय शत्रु अन्य देशीय है और निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है। तो ये ध्यान रखिए, ये वाली बात जो है, मतलब अन्य देश का कोई शत्रु है, तो ये 1 और 2 में जो लिखा है कि आपको पसंद के विधि व्यवसाय की बात, ठीक है, उससे परामर्श करना और 24 घंटे से ज़्यादा नहीं, तो ये सब चीज़ें देश का कोई शत्रु है उसके लिए फॉलो नहीं होगा। ये 22/3 में लिखा हुआ है, बाकी 22/4, 5/6 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आइए देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये हमारे कहाँ से कहा था, क्या ये हमारे देखिए 23 में, पेज टर्न करिए, बुक है आपकी 23 एंड 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे 23 और 24 में दिए गए हैं। अब 23 में क्या लिखा है देखिए, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर क्या होता है देखिए, बंधुआ मजदूरी, जो उस समय पहले करा होता था, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए अब तो नहीं होता ऐसा, पर कहीं कहीं अभी भी छोटे दूर दराज गाँव में अभी भी ज़बरदस्ती उनको मजदूर बना के रखा हुआ है और उनसे काम कराते हैं, तो बंधुआ मजदूरी वो कहलाती है। फोर्स लेबर, फोर्स डालकर लेबर से जो काम करवा रहे हैं देखिए वो। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, मानव का दुर्व्यापार। पहले देखिए क्या होता है, पुरुषों महिलाओं को बेच दिया जाता था एज ए स्लेव, दास के रूप में, तो वो उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो देखिए ध्यान रखिए, ये आर्टिकल 23 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें इसकी हेडिंग से ही इससे समझ में आ रहा है कि उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। 24 देखिए क्या है, 24 हमारी, अच्छा इसमें आपके 24 में देखिए एक ईयर दिया गया है, एक एग्जैक्ट 14, 24 से 14 थोड़ा बहुत रिलेट हो रहा है, हमें उससे ध्यान रखना है। आर्टिकल 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अब किस उम्र के बालक, तो 14 वर्ष की उम्र के, ध्यान रखिए। लेकिन उससे एक चीज थोड़ा सा स्लाइटली वेरिएशन है, क्या है, थोड़ा सा कि 14 वर्ष से कम है या बराबर है या 14 वर्ष तक है, क्या स्थिति, 14 वर्ष से अधिक है। तो ध्यान रखिए 14 वर्ष से कम लिखा है इसमें, 14 वर्ष से कम मतलब 14 वर्ष भी हो सकती है बराबर, ठीक है, 14 से अधिक तो हो ही सकती है, लेकिन 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को, उससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब आपका देखिए 13 वर्ष 364 दिन नहीं हो सकता, 13 वर्ष 365 दिन हुआ तो वो 14 वर्ष का हो ही जाएगा, फिर तो वो कर सकता है काम। लेकिन ये 14 वर्ष से कम, कम को अंडरलाइन कर लो, 14 वर्ष से कम, ध्यान रखिए, ठीक है। ये वाली हमारी 24 भी कंप्लीट हो गई है। अब ये बात आती है देखिए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर ये आपके मिलेंगे कहाँ तक, देखिए धर्म की स्वतंत्रता का 25, 26, 27 और 28 से सामने लिखा हुआ है देखिए, पीछे तो आपके संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार मिलेंगे। तो ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, ये आपके एग्जाम में इसी तरीके से पूछा गया था, बिल्कुल साहब नंबर ही पूछे थे, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये हमें ध्यान होना चाहिए।
चाहिए, ये हमारे 25 से लेकर 28 हैं, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार। ओके, अब देखिए पढ़िए 25 देखिए पढ़ते हैं, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ। ध्यान रखिए 3 पॉइंट है, पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ मीन्स लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। इन 3 के अंतर्गत आप जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार उसे मान सकते हैं अच्छे से। ये आपको आर्टिकल 25 के अंतर्गत स्वतंत्रता दी गई है। ये बात हमारी आर्टिकल 25 के 1 में है। उसके बाद देखिए एक इसका स्पष्टीकरण और लिखा है, देखिए इसमें स्पष्टीकरण जो पढ़ने लायक है, इसमें कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। अब थोड़ा सा देखिए समझ लेते हैं अपन कि ये क्यों लिखा है। इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अंतर्गत हमें अपना धर्म मानना है। तो अब लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर ना गड़बड़ हो, तो ये नहीं कि आप तलवार लेके घूम रहे हो तो इसलिए पब्लिक ऑर्डर गड़बड़ हो रही, डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये नहीं माना जाएगा। बोलेंगे सब सिख यदि हैं तो वो कृपाण लेके चल सकते हैं, ठीक है, इससे लोक व्यवस्था को डिस्टर्बेंस नहीं माना जाएगा। अदरवाइज दूसरे जो है दूसरे धर्मों के लिए ये चीजें तीनों फॉलो होंगी, लोक व्यवस्था, सदाचार और धर्म। ओके, ये आप अच्छे से लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, हेल्थ, ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से ध्यान रखिए। इनके अंतर्गत आपको ये स्वतंत्रता प्राप्त है 25 के अंतर्गत। 26 देखिए क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता मीन्स देखिए फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज मतलब उसमें जो प्रबंध मैनेजमेंट होता है वो उसको आपको मैनेज करने की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों की जैसे किसी मंदिर की, मस्जिद की, चर्च, गुरुद्वारे वगैरह में ट्रस्ट जो होते हैं, तो वो ट्रस्ट जो है वो बनाने की स्वतंत्रता है उन्हें। ट्रस्ट में अपने पदाधिकारी बनाने की स्वतंत्रता है, कोई अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष वगैरह, इस तरीके मैनेजमेंट जो उसका ट्रस्ट का, उनकी स्वतंत्रता है उनकी। उसके अलावा उसमें कुछ और पॉइंट दिए गए हैं, ये देखिए संपत्ति का भी अर्जन कर सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी इसमें। धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण, जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। जब ये चारों पांचों पॉइंट पढ़ेंगे आप, चारों पॉइंट, तो आपको पूरा वही जिस्ट मिलेगा जो मैंने आपको बता दिया है ओरली। तो देखिए ये चीज हमें आर्टिकल 26 फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब देखिए अब आते हैं हम आर्टिकल 27 पर। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता क्या है, देखिए फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी पर्टिकुलर विशेष धर्म के लिए यदि कोई डोनेशन दे रहा है उसकी अभिवृद्धि के लिए, प्रमोशन के लिए, तो देखिए जो वो दे रहे हैं ना, तो वो टैक्सेबल नहीं है, उससे मतलब टैक्स नहीं, उसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप वो टैक्स पे करिए उस अमाउंट के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 28 क्या है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ध्यान रखिए इसमें नंबर 1 क्या कह रहा है, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो सरकारी स्कूल होते हैं देखिए और राज्य निधि से पोषित हैं, ठीक, तो ये इनमें यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पर इसमें 2 में क्या लिखा है, देखिए 2 में खंड 1 की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। तो देखिए जैसे मदरसे वगैरह जो बनाए जाते हैं, मुस्लिम्स जो बनाते हैं, देखिए मदरसे जो स्थापना होती है तो वहाँ पे कुरान पढ़ाना आवश्यक है, तो इसलिए वो कुरान पढ़ाते हैं वहाँ पर, ठीक है। कुरान से संबंधित आयतें जो है उनका ज्ञान दिया जाता है बच्चों को। तो ये देखिए हमारी 28 में मिल गया आपको। उसके बाद देखिए और आगे पढ़ते हैं हम, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ओके, तो देखिए क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये मिलेगा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इससे पहले हम ये नोट कर लेते हैं कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो हमारे कल्चर एंड एजुकेशन राइट कहां से कहां तक है, तो हमारे 2 में ध्यान रखिए 29 और 30, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। 31 से देखिए रिपील हो गया। अब 29 में क्या है, देखिए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों, ये नागरिकों पर लागू होता है, ध्यान रखिए, अंडरलाइन करिए। किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। देखिए
स्पष्ट शब्दों से ही समझ में आ रहा है। जो जहाँ का रहने वाला है, यदि देखिए वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, चला जाता है, तो वो अपने धर्म का पालन करेगा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को फॉलो करने का उसे राइट है, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए 2 क्या लिखा है, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, जाति के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये भी देखिए ये राज्य की ड्यूटी है। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए वाली बात दी गई है। 29(2) में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उनके साथ, आप के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ये 29(2) में लिखा हुआ है। 30 देखिए क्या है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये देखिए शिक्षा संस्था अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, ऐसे करके जो और भी यूनिवर्सिटी बनी, जामिया इस्लामिया, ठीक है, तो ये जो है ये उनका राइट है। आर्टिकल 30 देखिए उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यह धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। शब्दों से क्लियर हो रहा है। देखिए इसका 2 पढ़िए, शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। मतलब राज्य को बराबर जैसे सबको फंड दिया जाता है, वैसे राज्य अल्पसंख्यक वर्गों के लिए भी ऐसी शिक्षा संस्थाओं के लिए भी फंड प्रोवाइड करेगा। ये ध्यान रखिए, सहायता देने में मतलब वो फंड प्रोवाइड वाली बात ही है। उसके बाद देखिए आती कुछ विधियों की व्यावृत्ति। उससे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 देखिए क्या है, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, देखिए लगभग 1-1.25 घंटा हो चुका है लगभग, पर देखिए ये आर्टिकल आज मैं 51A तक तो कंप्लीट करूंगा स्टूडेंट्स, तो आप लोग प्लीज पेशेंस रखिए और वीडियो देखते जाइए। रजिस्टर भी पेन वगैरह सब ओपन करके रखिए, देखिए क्योंकि अच्छी चीजें कुछ आपको मिलेंगी तो प्लीज नोट करिए, वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। मेरा बहुत थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। मैं बीच में थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए भी। आगे देखिए अब आती है सेविंग्स वाली बात आती है, तो उसमें 31 का ग जरूर एक बार आया तो हम ग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 31C क्या है, देखिए कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति मतलब सेविंग। कुछ जो डायरेक्टेड प्रिंसिपल्स हमारे हैं उनको प्रभावी करने के लिए कुछ विधियों, कोई अगर लॉ बने तो उनको सेव किया गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, उन्हें बचाया गया है। उनके देखिए व्यावृत्ति है, उनकी सेविंग है 31C में। इसका मतलब क्या है, देखिए क्या अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए भी नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द आर्टिकल 13, इसका मीनिंग यही होता है कि जो वहां पे लिखा हुआ है उसके अतिरिक्त क्या कोई विधि जो भाग 4 में अभिकथित सभी यकीनी तत्वों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावित करने वाली है, इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14 या 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनती है या न्यून करती है। ये ध्यान रखिए, ये हमारे आर्टिकल 31C है। इस अच्छे से आप पढ़िए, पूरा क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कोई भी ये नहीं कह सकते कि वो आर्टिकल 14 एंड 19 के अंतर्गत हमारे मूल अधिकारों से असंगत है। नहीं, अगर वो नीति निर्देशक तत्व में है राज्य के तो राज्य से फॉलो करा सकता है। ध्यान रखिए, जनता का हित होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके, अब ये वाली बात हमारी 31C भी हमें समझ आ गई। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट, हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये देखिए 32 से लेकर 35 तक आपको मिलेगा, 32 to 35। ओके, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, ठीक है, ये 32 दिया है। देखिए 32 बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से भी, और प्लस देखिए अगर आप अर्ली एज में देखिए जज बन जाते हैं तो आपकी बहुत चांसेस है कि आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचो, हाई कोर्ट तक तो पहुंचोगे ही आप। यदि 22, 23, 24, 25 तक में भी आप बन गए सिविल जज तो आप हाई कोर्ट जज तो बनोगे। तो आपके सामने देखिए ये कुछ चीज़ें आएंगी। ये वाली 32 तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में आती है बात। 32 से रिलेटेड देखिए 226 है, ठीक है, और आपकी 139 है। तो हम तीनों को एक साथ पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आप पहले 32 पढ़िए। 32 क्या देखिए, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। इस भाग द्वारा मतलब पार्ट 3 द्वारा, ठीक, पार्ट 3 द्वारा मतलब मूल अधिकार वाली बात है हमारी। इसका मतलब 32 तो सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकारों से ही संबंधित है। ओके,
इसमें क्या लिखा देखिए, रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जो भी प्रोसीडिंग्स फिक्स होती है, ठीक है, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटीड, अंडरलाइन कर लीजिए, प्रत्याभूत किया जाता है ये अधिकार, गारंटी दी जाती है। ध्यान रखिए कि आपकी ह्यूमन राइट्स आपके फंडामेंटल राइट्स यदि जो है उनका वायोलेशन नहीं होने दिया जाएगा, हमारे संविधान में लिखा हुआ है, तो उनका आपको बाकायदा प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ध्यान रखिए, लेकिन वो उसमें कवर होना चाहिए वो चीज फंडामेंटल राइट्स में, जिसके लिए आपने केस लगाया सुप्रीम कोर्ट में, अपील लगाई है, SLP लगाई है, PI लगाई है, व्हाटएवर जो भी, तो ध्यान रखिए आपका उसमें फंडामेंटल राइट में वो चीज कवर होना चाहिए, अदरवाइज आपका केस खारिज हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए इसमें उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, ध्यान रखिए, अंडरलाइन करिए, मतलब फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो रहा है तो हम कहां जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और प्लस समावेदन करने का अधिकार हमारा गारंटी किया गया है वहां पर, ठीक है। दूसरा देखिए क्या लिखा है, 32(2) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट है, जो भी समुचित हो निकालने की शक्ति होगी। ये 5 तरह की रिट्स से, ध्यान रखिए, देखिए 5 तरह की रिट्स कौन से, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो एंड सर्टियोरिटी। तो ध्यान रखिए ये 5 तरह की जो रिट है, ये रिट निकालने का पावर सुप्रीम कोर्ट को है। उसके अलावा देखिए अब हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, आर्टिकल 226 226, आप लोग पेजेस टर्न करिए कि 226 और 32, कुछ स्टूडेंट्स देखिए बोलते हैं जैसे रिट निकाले, जैसे 32 की बात आती है उनसे मूल अधिकारों वाला बात पूछी जाती है और वो आंसर में 226 भी बोल देते हैं कुछ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 226 और 32 में अंतर समझ लो आप लोग स्टूडेंट्स कि क्या है एक्चुअली। तो 226 देखिए आप आते हैं अगर, तो 226 में आपको क्या मिलेगा कि स्पष्ट वर्डिंग्स देखिए आप, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। जब आप पीछे पेज टर्न करेंगे 226 में आप आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए उसमें ये मिलेगा कि अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी, मतलब वो तो है ही है, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा ये प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्य क्षेत्रों में जिसके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, डेफिनेटली यदि MP राज्य का कोई है तो MP की अधिकारिता जबलपुर हाईकोर्ट और आपके जो बेंच है ग्वालियर में है और इंदौर में है, तो जुरिस्डिक्शन जो है उसके हिसाब से, ठीक, भीतर किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को या समुचित मामले में किसी सरकार को, इससे पहले की लाइन जो है वो है प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को परिवर्तित कराने के लिए। तो यहाँ तक तो ठीक है। भाग 3 में जो अधिकार हैं उनको एनफोर्स कराने के लिए, उन्हें परिवर्तित कराने के लिए, और उसके बाद एक शब्द और लिखा है स्टूडेंट जिस पर मैं स्ट्रेस दे रहा हूं, और क्या लिखा हुआ है, किसी अन्य प्रयोजन के लिए, मतलब अब किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी हाई कोर्ट में रिट वाली बात है, हाई कोर्ट रिट पास जो करता है, हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है, ध्यान रखिए अंतर तो है 32 में और 226 में। 32 में किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं है, ठीक है, तो स्पेसिफिकली यदि आर्टिकल 32 के लिए पूछा जाए, ठीक है, तो हमें 5 तरह के रिट उच्चतम न्यायालय को अधिकार है, ये ध्यान रखिए। और जो 226 है, 226 में किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी है, किसी अन्य प्रयोजन के लिए उन राज्य क्षेत्रों के भीतर किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को समुचित मामलों में ये 5 तरह की रिट निकालने की शक्ति होगी। ध्यान रखिए ये माइन्यूट डिफरेंस है, बहुत बारीक अंतर है जो हर किसी को पता नहीं होता है, तो इसलिए देखिए आप लोग अच्छे से अंडरलाइन कर करके समझिए कि वहां पे किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं है, यहां 226 में किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी है, ठीक है। तो ये अब इसमें 226 हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, देखिए एक 139 और है, थोड़ा सा इससे पहले ही है ये 139 में क्या है, देखिए 139 जब हम पढ़ेंगे तो 139 में भी वो रिट निकालने की शक्ति, रिट वाली बात आ गई। देखिए ये आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 जगह मिलेगी, 32, 139 और 226, ठीक है। तो 139 देखिए क्या है, कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। अब देखिए क्या है, ये कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टेन रिट्स,
संसद विधि द्वारा, अंडरलाइन के लिए संसद को, संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के खंड 2 में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न, भिन्न को अंडरलाइन करिए, भिन्न मतलब 32(2) में जो लिखा है कि साहब मूल अधिकारों के परिवर्तन, उससे भिन्न यानी उसके अलावा, राइट, भिन्न प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए ऐसी 5 तरह की रिट निकालने की शक्ति जो है प्रदान कर सकेगी। मतलब ये पार्लियामेंट के लिए कि उसके पास पावर है कि वो उच्चतम न्यायालय को ऐसे सशक्त कर सकेगी कि वो वहाँ मूल अधिकारों वाली बात जो है उसे परिवर्तन कराने वाली बात, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए 32(2) से में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किसी अन्य प्रयोजनों के लिए, ध्यान रखिए, अब कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे कोई 5 तरह की रिट जारी कर सकती है। तो ये जो रिट वाली बात है ना, तो अकेला 32 और 226 ही नहीं, देखा जाए तो 139 में भी तो रिट वाली बात है, लेकिन वहां पर थोड़ा मैटर अलग है, वहां संसद जो है सशक्त कर सकेगी ऐसा वर्णित है उच्चतम न्यायालय को। अब उसके बाद हम पीछे फिर दोबारा आ जाते हैं, ठीक, अभी हमने तीनों चीजें पढ़ ली। अब 32 हमारा देखिए, 32 जो है हमारा हो गया। 34, 33 देखिए आज तक अभी नहीं आया। 34 आप जरूर देख लीजिए, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है एक बार पढ़ने के लिए तो है कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रबद्ध है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन, बस तब हमें इसी से समझ में आ गया, ज्यादा डिटेल हम इसमें पढ़ेंगे ही नहीं। देखिए क्या लिखा है, रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। सेना विधि जहां पे आती है तो हमारे डेफिनेटली जो मूल अधिकार हैं वो हमारे, आपको उन पर रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी, ठीक है, उसमें निर्बंधन लग जाएगा। तो ध्यान रखिए, आप ये नहीं कह सकते सेना विधि लागू के साथ मेरे तो मूल अधिकार है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं, ये नहीं, उन पर निर्बंधन लग जाता है। ये हमारा आर्टिकल 34 कहता है। देखिए 35 आज तक अभी नहीं पूछा गया, लेकिन 35A के बारे में मैं जरूर आपको बताऊंगा जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। 35A एक्चुअली मूल संविधान में संशोधित किया था, नोट कर लीजिए आप लोग। 35A जो है वो मूल संविधान में संशोधित किया गया था, मात्र किसी भी किताबों में उसे छपने नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि यदि वो छप जाता तो उस समय जो स्टूडेंट्स पढ़ते, युवा लोग, एनर्जेटिक लोग, वो उस समय उसका विरोध करते। ये 35A में इतनी गलत गलत बातें जो लिखी गई थी, ठीक है, जो टोटली पूरी तरह जम्मू एंड कश्मीर के लिए सपोर्ट करती थी बात, और हमें भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन वाली बात थी एक तरीके से, वो मेरे हिसाब से, तो वो जो है उन्होंने किसी बुक में छपने नहीं दिया स्टूडेंट्स, तो इसीलिए किसी को पता नहीं चल पाया ज़्यादा। बाद में देखिए बीच में RSS ने और BJP ने जो भी है, देखिए मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता किसी पार्टी का, लेकिन चूंकि उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया था कि इसको हटाया जाए 370 को और 35A को, तो इसलिए फिर देखिए उसको हटा दिया गया बाद में। देखिए 5 अगस्त से 31 अक्टूबर वाली डेट समय ध्यान है, लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं। अब आप एक चीज और नोट कर लीजिए, हटाया तो हमें पता है, लेकिन ये कब जोड़ा गया था हमें ये नोट करना जरूरी है, क्योंकि इसे हटाया है तो इससे जोड़ने संबंधित और हटाने संबंधित दोनों प्रश्नों के आने की संभावना है। तो आप नोट कर लीजिए 35A कब जोड़ा गया था। 35A जोड़ा गया था हमारा 14 मई 1954 को, 14 मई 1954 किसके द्वारा जोड़ा गया था? तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा जोड़ा गया था, एक ऑर्डिनेंस लाकर, अध्यादेश लाकर। इसका कोई बिल पेश नहीं हुआ था संसद में, कोई इसको सबकी सहमति नहीं थी, वो तो राष्ट्रपति जी ने जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पर वो आपका 35A जो है उसको जोड़ दिया था। और जो भी स्टोरी हो हमें तो एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है, हमने तो जो सुना है वही चीज़ हम सबको मालूम है, बाकी एग्जैक्ट जो भी कंडीशन रही हो हमें डेट मालूम है 14/5/1954, और किसके द्वारा जोड़ा गया? तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा जोड़ा गया। ओके, अब हमारा 35 तक भी कंप्लीट हो। अब हम आते हैं देखिए हमारे भाग 4 पर। भाग 4 क्या है? देखिए भाग 4 हमारा राज्य की नीति के निदेशक तत्व है, ये आपकी क्या कहते हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये देखिए मैं हिस्ट्री वाले पार्ट में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन रिवाइज हो जाएगा आपका, इसलिए बता रहा हूँ। ये हमारे कहाँ से लिए गए? ये हमारे आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। अब ये देख लिए आप कहाँ से कहाँ तक है, ये आप पेजेस टर्न करोगे तो आपको मिलेंगे 36 से लेके 51 तक, 36 to 51। ओके, ये आपको मिलेंगे 36 से लेके 51 तक राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। अभी कौन कौन से देखिए परिभाषा आपको मिलेगी इसकी 36 में, देखिए परिभाषा लिखा
होता है। परिभाषा किसकी परिभाषा है ये एक्चुअली स्टेट की डेफिनेशन है जो हमें 12 में मिली थी आर्टिकल 12 में। तो अब तक देखिए हमारे पास 2 हो गए स्टेट की डेफिनेशन के आर्टिकल, अभी 2 और मिलेंगे पीछे, लेकिन जब मिलेंगे तब मैं बताऊंगा। अभी 2 हो गए 12 और 36, ठीक, 12 3 जा 36, ठीक, ओके। तो 12 और 36 हमें ध्यान रखना है। अब आती है इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। डेफिनेटली जो भाग 3 की बात है 12, वही मैंने आपको बताया कि राज्य की परिभाषा है 36। 37 में देखिए क्या है, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, मीन्स एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट। क्या है इसका मतलब, इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। ये पूरी लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए, किसी न्यायालय द्वारा एनफोर्सेबल नहीं होंगे। ये मतलब कोई कोर्ट में आप इन नीति निर्देशक तत्वों के लिए नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि तो सब राज्य को ऐसा करना चाहिए, राज्य क्यों नहीं कर रहा है, नहीं जा सकते आप, क्योंकि 37 जो है वो स्टेट के लिए ये वाली फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई नागरिक जो है वो नहीं जा सकता कोर्ट में इसके लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। जो भी इसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, देखिए 36 से लेकर 51 आप देखेंगे, 38 से लेकर 36 तो हम पढ़ चुके हैं, 38 से लेकर 51 जो लिखा है उनके लिए कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता है। आगे देखिए, आगे 38 देखिए, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, एग्जाम में कभी नहीं आया, लेकिन हमें इसको सिर्फ इसी तरह पढ़ना है। स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। जनरली हर राज्य में फॉलो किया जाता है कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ कानून बनाए जाते हैं, कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं जिससे पब्लिक का फायदा हो। तो आर्टिकल 38 उसके लिए है। 39 देखिए ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इसके अंदर का भी। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। क्या है देखिए, राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। ये 39 का हम पढ़ेंगे, ध्यान रखिए। 39 का एग्जाम में आया था, यही आया था। क्या आया था कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। ये 39 का में है, ये का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद ख और ग पढ़ लीजिएगा आप, एक एक बार घ वाला जरूर एग्जाम में आया था, तो जो आया था तो अपन उस पर ध्यान देते हैं ज्यादा। घ देखिएगा, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। क्या है देखिए, दोनों के लिए, नहीं कि पुरुष के लिए अलग वेतन मिल रहा है, महिला के लिए अलग मिल रहा है, नहीं, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ये 39 आपको मिलेगा घ में। 39D में, ये 39 का और 39D कई बार एग्जाम्स में आया। देखिए इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा। इसके अलावा देखिए आप बड़ा और चा पढ़ लीजिए, पुरुष और स्त्री कामगारों कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा, या पूरा पढ़ोगे तो आपको एक थोड़ा सा समझ में आएगा, बाकी इससे आया कुछ है नहीं। चिकित्सा देखिए, बालकों को स्वतंत्र घरमय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर सुविधाएं दी जाएं, ठीक है। ये तो इसके आधार पर ही देखिए बालकों के लिए जो सरकारी स्तर पर देखिए योजनाएं हैं, वो सब इन्हीं आधारों पर देखिए बनाई जाती हैं। राज्य जो है देखिए जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं उनको अधिकतर राज्य फॉलो कर रहे हैं। एक आध दो आपको मिलेंगे आर्टिकल्स जो कि नहीं कर पाए फॉलो अभी तक, तो वो अपन उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। बाकी का तो ये सारी चीज़ें फॉलो हो ही रही हैं, ओके। उसके बाद देखिए हम आते हैं 39 का पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, मीन्स इक्वल जस्टिस एंड द फ्री लीगल एड। ये ध्यान रखिए, बहुत बार पूछा गया फ्री लीगल एड। तो देखिए थोड़ा सा मैं समझा दूं इसमें कि ये होता क्या है। देखिए कोई व्यक्ति जैसे किसी को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास देखिए पैसे नहीं है, ठीक है, अभियुक्त है जो, उसके पास पैसे नहीं है, गरीब है वो, तो उसको भी तो देखिए समान न्याय पाने का हक है, इसलिए लिखा इक्वल जस्टिस, ठीक। किसके समान, जो अमीर व्यक्ति है, जो पैसे मतलब है, जिसके पास एडवोकेट जो अफोर्ड कर सकता है, एडवोकेट की फीस अफोर्ड कर सकते हैं। अब उसके पास तो पैसे है नहीं, तो इसलिए उसके लिए सरकार की तरफ से एक लीगल एड जो है, एक एक्चुअली पैनल होती है लीगल एड की, वहाँ से एक एडवोकेट प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए क्या होता है, हर कोर्ट में एडवोकेट्स जो होते हैं ना, उनमें से ही एक पैनल बनती है। उस पैनल में से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस केसेस मिलते हैं एडवोकेट्स के लिए, और वो उस गरीब जो व्यक्ति है उसकी तरफ से कोर्ट में अपीयर होते हैं, उसे बचाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये जो है उसको समान अवसर मिला अपना डिफेंस रखने का एक एडवोकेट के माध्यम से। उन वकील साहब को उसे फीस नहीं देना पड़ती, ठीक। अब वकील साहब को क्या मिलता है, तो देखिए वकील
आपको राज्य जो है, गवर्नमेंट जो है, वो एक जो फिक्स अमाउंट जो है 1000, 1200, 1500 जितने भी हैं, हर राज्य में अलग अलग हैं, तो वो उतना पर केस एक केस वाइज उनके लिए उतनी फीस देती है, जो कि नॉमिनल है बहुत, लेकिन बहुत से लोग अपना नाम उसमें पैनल में जुड़वाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमें समझ में आ गया 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। या आप पूरा इसको पढ़ेंगे तो इसमें यही चीज मिलेगी जो मैंने आपको बताई है। 40 देखिए क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन। देखिए हर राज्य में, हर जिले स्तर पे देखिए आपने देखा होगा ग्राम पंचायतों का संगठन बनाया गया है, तो डेफिनेटली ये सब चीजें तो फॉलो हो चुकी हैं। मैंने आपको वही थोड़ी देर पहले कहा था कि इनमें से जितने नीति निर्देशक तत्व हैं लगभग सारे फॉलो करती है सारी स्टेट गवर्नमेंट्स। पर ये नंबर से हमें ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायतों का संगठन किस नंबर में है, तो ये हमारा 40 में है। उसके बाद देखिए कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त पाने का अधिकार, आपका देखिए राइट टू वर्क और टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। तो ध्यान रखिए राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता तथा अन्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। राज्य करता है। देखिए सारी चीजें इसमें लिखी है, राज्य सब करते हैं। बुढ़ापा देखिए वृद्धावस्था पेंशन, बीमारों के लिए देखिए निःशुल्क इलाज वाली भी है, देखिए आयुष्मान भारत योजना भी है, देखिए अभी केंद्र की सरकार से भी, राज्य की सरकार में भी देखिए सरकारी अस्पतालों में बहुत सारी ये सारी चीजें जो लिखी हैं ये सब फॉलो की जाती हैं। ठीक है, 42 देखिए काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। तो प्रसूति सहायता को उसे अंडरलाइन कर लीजिए। मैटरनिटी रिलीफ वाली बात देखिए, जॉब में यदि कोई रहता है तो उनके लिए देखिए मैटरनिटी रिलीफ मिलती है, मैटरनिटी लीव मिलती है। देखिए जैसे 6 महीने था, अब तो 9 महीने करीब हो रहा है, मैटरनिटी लीव उनके लिए उतनी दी जाती है। बाकी देखिए प्रसूति सहायता में जैसे देखिए आपको सरकारी स्तर पर भी देखिए आंगनबाड़ी जो बने हुए हैं उनमें भी प्रसूति जो महिला हैं उनके लिए सहायता के प्रावधान है। देखिए शुरू से स्टार्टिंग से फर्स्ट मंथ से ही उनके लिए दवाइयाँ वगैरह जो देना है वो सारी चीज़ें आपको गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है, तो ध्यान रखिए। लेकिन इसमें जो मैंने वर्ड अभी आंगनबाड़ी यूज़ किया वो इसमें नहीं है शामिल, ध्यान रखिए। उसके लिए एक अलग आर्टिकल बना हुआ है, उस तक भी हम जाएंगे अभी। अब आते देखिए, लेकिन प्रसूति सहायता वाली बात बस उसको ध्यान रखिए 42 में है, बस 42 में है प्रसूति सहायता वाली बात। उसके बाद देखिए कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, तो ये तो नाम से समझ में आ रहा है हमें। निर्वाह मजदूरी मतलब लिविंग वेज, जितना जी सके जितने में उतना मजदूरी निर्धारित। तो देखिए हर राज्य में अलग अलग है, अपने यहाँ पर भी लगभग 280 रुपये के आसपास ऐसा कुछ था। एमपी में थोड़ा सा स्लाइटली वेरिएशन हो सकता है, लेकिन एक पर डे की फिक्स उनके लिए इनकम कर दी जाती है सरकारी स्तर पर कि इतना आपको मिलेगा। तो ये 43 के अंतर्गत है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। 43A देखिए उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, मैनेजमेंट में देखिए जो उनका लीडर होता है, जो वर्कर्स जो रहते हैं तो उसको मैनेजमेंट में भी जगह दी जाती है, जिससे कि जो वहाँ हो रहा है कंपनी में वो वहाँ के वर्कर्स को भी आपकी पूरी जानकारी हो कंपनी में, फैक्ट्री में। ठीक है, तो ये हमें जो फैसिलिटी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 43A के अंतर्गत दी गई है। 43B क्या है देखिए, सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन में प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो सहकारी संस्थाएं होती है उनके प्रमोशन के लिए देखिए सरकार उनके लिए भी कदम उठाती है, फंड भी प्रोवाइड करती है। देखिए कोई जमीन भी वो मांगते हैं कहीं, तो वो भी उनके लिए प्रोवाइड की जाती है सरकारी जमीन में से ही। तो ये सहकारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके प्रमोशन के लिए ये हमारे 43 में बात दी गई है। अब उसके बाद आते हैं देखिए 43B में, उसके बाद आते हैं देखिए 44, आर्टिकल 44 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। देखिए एक समान नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ध्यान देखिए इसमें सिविल वर्ड क्यों यूज किया गया। देखिए पहले तो हम सिविल ही पकड़ के चलते हैं, उसके बाद मैं आपको और दूसरी चीजें भी बताऊंगा। सिविल इसलिए देखिए एक समान क्योंकि क्रिमिनल तो हो नहीं सकता, क्रिमिनल एक्ट्स अलग अलग बने हुए हैं, एक समान हर व्यक्ति के लिए हो नहीं सकते। सिविल संहिता मतलब जैसे देखिए जैसे आपके विवाह विषयक वाली बात हुई, उत्तराधिकार सक्सेशन से संबंधित बात हुई है ना, और आपके गिफ्ट से संबंधित बात हुई है ना, तो ये चीज़ें जो है और आपका और भी कुछ पॉइंट्स हैं देखिए सिविल से रिलेटेड, जमीन जायदाद से संबंधित बात है ना। तो ये जो है ये सिविल वाले जो अधिकार हैं ये देखिए अलग अलग हैं बहुत, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है इसमें। देखिए हिंदू में अलग है, मुस्लिम अलग, सिख ईसाई वगैरह ये अलग अलग इसमें देखिए। सिख तो नहीं, हिंदुओं को सिख में माना गया है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 के अंतर्गत आई थिंक, ठीक उससे। तो ये जो है वो आप देखिए कितना भेदभाव है अलग अलग, किसी में सक्सेशन की कुछ अलग है, कहीं किसी में कुछ है। तो ये देखिए ये
देखिए इन सब के लिए उन्होंने बोला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि हो जाए, एक समान नागरिक संहिता यदि हो जाए, एक समान नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यदि बन जाए, तो उससे ये इतने सारे जो विवाद की स्थिति रहती है वो सब दूर हो जाएगी। लेकिन क्या है एक्चुअली कि इसमें देखिए पॉलिटिक्स थोड़ी सी ज़्यादा हावी है इसमें, ठीक है। अभी तक देखिए, अभी तक इस चीज़ को फॉलो ही नहीं कर पाई गवर्नमेंट, बाकी सारे देखिए कर चुके हैं, इसमें से एक भी ऐसा नहीं है, शायद मुझे लगता है एक भी ऐसा नहीं है इसमें जिसको अभी तक किसी न किसी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने फॉलो ना किया हो, सब किए हुए हैं, बस यूनिफॉर्म सिविल कोड अब तक नहीं कर पाए। ओके, अब जो भी उनका वोट पॉलिसी है, जो भी है, वॉटेवर जो भी, वो तो वो जाने, लेकिन इतना है कि अभी तक कोई ने भी इसे फॉलो नहीं कर पाया। भविष्य में हो या ना हो, गॉड नोज, ठीक है। अब हम आते हैं, देखिए नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का नंबर हम कैसे ध्यान रखें, 44। तो देखिए बात आती है एक समान, तो एक समान अंक देख लेना आप, एक समान अंक देखिए 4 है और ये 4 है। अब ऑप्शन आपका क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा 41, 42, 43 और 44। तो हमारे लिए आंसर टिक लगाना है 44 पर, 44 पर, क्योंकि एक समान यूनिफॉर्म वाली बात आ रही है, तो यूनिफॉर्म नंबर्स, ठीक है। ये वाले कौन से, 44, 4 and 4। आगे देखिए चलते हैं, उसके बाद आते हैं हम आपके 45 पर, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। अब ये वही है जो मैंने 42 में बोला था, आंगनवाड़ी में कुछ ऐसे, तो ये आंगनवाड़ी जो है ये एक्चुअली 45 है, इसमें कहीं लिखा नहीं आंगनवाड़ी वर्ड, लेकिन इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि आंगनवाड़ी से संबंधित प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो वो है आपके 45 में। इसमें एक जरूर ध्यान रखिए, 6 वर्ष से कम, अंडरलाइन कर लीजिए, 6 वर्ष से कम, ओके, 6 वर्ष से कम मतलब 6 वर्ष और 6 वर्ष से ज्यादा वाले बच्चों नहीं चलेंगे वहां पर, उनसे कम के जो बच्चे हैं उनके लिए देखिए वैक्सीनेशन से रिलेटेड और भी छोटी मोटी बीमारी कुछ हो जाती है, तो वो सब वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर उनका इलाज होता है और खाने पीने की चीज़ वगैरह भी दी जाती है। तो ये आंगनबाड़ी है 45। 46 क्या देखिए, SC and ST और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, नंबर से ही पूछा गया था, लेकिन इसके अंदर का भी हम थोड़ा समझ लें। देखिए इनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की मतलब, अर्थ मतलब होता है पैसा, शिक्षा मतलब देखिए उनके लिए रिजर्वेशन, ठीक है, तो वो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं पहले। लेकिन शिक्षा देखिए उनको उसमें देखिए उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, जैसे वजीफा वगैरह दिया जाता है, तो हर जगह अलग अलग है। तो ये चीज़ हमारी आर्टिकल 46 में कवर, राज्य सब फॉलो करते हैं, ये हर राज्य जनरली फॉलो करते हैं। तो इसे देखिए 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, इसको भी आप हेडिंग से ही समझिए, पोषाहार स्तर, न्यूट्रिशन सही होना चाहिए, ठीक है, इन सब की और राज्य की ड्यूटी है ये, तो राज्य करता है जनरली ये सब फॉलो। 48 देखिए कृषि और पशुपालन का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये देखिए नाम से ही ध्यान रखिए। 48 ठीक, 48A देखिए पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन में वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, तो ये भी हमें नाम से समझ में आ रहा है, 48 है। 49 देखिए क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अब देखिए राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है, ताजमहल हुआ आपका, ठीक है, हमारे भोपाल के आसपास सांची हुआ, भीमबेटका हुआ, ये जगहों पर देखिए इनका संरक्षण करना, इन्हें नुकसान ना हो, इनकी दीवारों पर कुछ लोग कुछ लिख के आ जाते हैं, ठीक, तो वो सब चीज़ें ना करे कोई, तो इसके लिए वहाँ पर देखिए बाकायदा गार्ड्स वगैरह लगाए जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें संरक्षण का राज्य का दायित्व है, तो राज्य करता है जनरली सभी इस चीज़ को, ठीक। उसके बाद देखिए 50 क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, ये देखिए ध्यान रखिए, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक। अब जी देखिए क्या, तो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव क्या है, देखिए कार्यपालिका न्यायपालिका, तो देखिए कार्यपालिका क्या होता है, जैसे देखिए आपके तहसीलदार हुए, नायब तहसीलदार हुए, ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहलाते हैं, ठीक है, SDA हुए, SDM हुए, ठीक, ये आपके कहलाते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो अब फिर ये न्यायपालिका, तो ये होते हैं आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जैसे आप लोग जो है सिविल जज बन जाओगे तो आप लोग न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाओगे। तो जिसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, देखिए ये आपकी नियुक्ति कौन करता है, हाई कोर्ट करता है, ठीक है, और इसको पृथक किया कैसे, PSC करवाता है, कौन किसको, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की नियुक्ति। तो इन दोनों का पृथककरण है, देखिए दोनों के काम अलग अलग हैं, उनका काम पृथक है, इनका काम पृथक है, ठीक है। तो यही पृथककरण वाली बात कहाँ लिखी गई है, ये लिखी गई है आर्टिकल 50 में। 51 देखिए क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, मींस आपका होगा प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो देखिए क्या है, राज्य, इसमें 3-4 पॉइंट लिखे हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। हर राज्य जो है, राज्य मींस देखिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करते ही है, पहले भी करते रहे थे, अभी भी करते हैं। देखिए अभी भी चाइना से जो अपना अभी ऐसा वार वाली जो कंडीशन आई थी, देखिए मोदी जी तो यही चाह रहे थे कि किसी भी प्रकार से युद्ध ना हो, शांति के लिए प्रयास किया जाता है, लेकिन बाई चांस यदि हमें
बची नुक्स आएगा तो हमें युद्ध करना ही पड़ेगा, ठीक है, और हराएंगे भी हम। आगे देखिए, उसके बाद आता है भाग 4 का पार्ट 4A। पार्ट 4A क्या है, देखिए हमारा मूल कर्तव्य है। अब इस मूल कर्तव्य से रिलेटेड 3-4 पॉइंट आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। आप लोग, टाइम अपना बहुत होता जा रहा है, देखिए लगभग 2 घंटे से थोड़ा ही होने वाला आसपास इसका, हमें अब बस फिनिश करना है। इसके 3-4 पॉइंट ही मैं आपको बताऊंगा, प्लीज आप उनको नोट कर लीजिए। सबसे पहला तो हमारे मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, तो हमारे मूल कर्तव्य लिए गए पूर्व सोवियत संघ से, एक क्वेश्चन, राइट। दूसरा क्वेश्चन, मूल कर्तव्य कब जोड़े गए, तो फिर ये आता है हमारा आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 द्वारा। 2 प्रश्न हो गए आपके। ये मूल कर्तव्य हमारे 42वें संविधान 42nd अमेंडमेंट द्वारा जोड़े गए। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन आता है कि मूल कर्तव्य हमारे किसकी सिफारिश पर जोड़े गए, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है। उसके बाद आता है देखिए हमारा आपका चौथा प्रश्न आता है कि कितने मूल कर्तव्य थे जब जोड़े गए थे स्टार्टिंग में, तो आती है बात, इसमें आंसर आता है हमारा 10 मूल कर्तव्य थे उस समय जब जोड़े गए थे, ठीक। उसके बाद देखिए आपका एक मूल कर्तव्य जो है वो ट जो है नाम का के जो है, ये हमारा 86 अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया 2002 में, ठीक है। तो अब बात आती है कि अब वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में देखिए मूल कर्तव्य हैं आपके 11। तो ध्यान रखिए मूल कर्तव्यों की संख्या वाली बात है तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ लेना कि पूर्व में वाली बात आ रही है या वर्तमान में वाली बात आ रही है। यदि पूर्व में कितने जोड़े गए थे तो आएंगे सीधा आंसर हमारा 10, और वर्तमान में कितने हैं अभी, तो आंसर आएगा हमारा 11। अब इसका देखिए एक आप इसके अच्छी बातें इसमें लिखी गई हैं पूरी, या आप अच्छे से घर पे पढ़ लेना, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। ये बहुत अच्छी बातें, हम राष्ट्रध्वज का सम्मान करेंगे, देखिए है ना, राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, पर्यावरण की संरक्षा करेंगे, देश की रक्षा करें, आह्वान करने पर कोई बुलाएगा तो हम रक्षा करने के लिए तैयार हैं, है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ये सारी चीज आपको मिलेंगी। एक इसमें मिलेगा लास्ट जो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, आर्टिकल 21A के साथ उसे हम जोड़ेंगे। क्या लिखा है इसमें देखिए, यदि माता या पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बालक के प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे, ड्यूटी दी गई है हमारी, ठीक है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है किसकी। अब वहां देखिए किस काम में क्या था कि राज्य अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का 6 से 14 वाली बात, ठीक है, बच्चों के लिए, तो वो तो राज्य की ड्यूटी दी गई थी। अब उसके बाद यहां पर अमेंडमेंट इसलिए करना पड़ा कि देखिए राज्य यदि प्रोविजंस बनाएगा अनिवार्य शिक्षा के, निःशुल्क के, लेकिन बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे तो इसीलिए उन्होंने बना दिया कि भैया माता पिता की भी ड्यूटी है कि आप भी जो है अपने बच्चों को या प्रतिपाल्य जो है गार्जियन है मतलब उसका, उनको भी मतलब बच्चे को भेजो तो आप एटलीस्ट उसको अवसर प्रदान करिए शिक्षा का। तो जब बच्चों को माँ बाप भेजेंगे स्कूल, उसके बाद राज्य तो वहां पर जब देने के लिए तैयार है ही शिक्षा निःशुल्क, तो वो उनका भी वहां ड्यूटी पूरी होगी और यहाँ पेरेंट्स की भी ड्यूटी दी गई है। देखिए तो वहां 21A और 51A का ट के, इन दोनों को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा स्टूडेंट, आज हम इतना ही करते हैं। देखिए हमारा टाइम बहुत हो गया है, वीडियो काफी लेंदी हो गया, लेकिन इतना जरूरी था देखिए आपको समझने के लिए। मैं जल्दी सारा बता देता और आपको कुछ समझ में नहीं आता तो फिर देखिए कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन मैंने इतनी मेहनत आपके लिए की। स्टूडेंट्स आप प्लीज, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और आगे वाला जो वीडियो आएगा देखिए, अब आगे वाला पार्ट 5 से आएगा हमारा, और मुझे लगता है वो अकेला पार्ट 5 ही उसमें कंप्लीट हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा है पार्ट 5। पार्ट 5 है हमारा 52 से लेकर लगभग 151 तक, 100 आर्टिकल्स है उसमें, तो ये पूरे 100 आर्टिकल्स हम पार्ट 5 में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर थोड़ा सा जल्दी निपटेगा क्योंकि ये देखिए 152 के बाद फिर थोड़े से आर्टिकल और है, फिर ज्यादा आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, 395 तो सिर्फ आपके लिए है कहने के लिए। पीछे के जो जितने आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो आप छोड़ सकते हो, उनका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अभी जो आर्टिकल्स हम पढ़ रहे हैं इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके बार बार पूछे गए हैं और कमिंग एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 5 से। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।